इस रिवीजन से बोर तो नहीं होते तुम लोग? अच्छी लगती है रिवीजन? चलो सेक्शन बता दो जरा। 9 सेक्शन था 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी था, 17, 18, 19 भी था, 20, 23 भी था, बीच में 28 नहीं था। 23 नहीं था। आपके सिलेबस में सेक्शन 23 नहीं है, 24 है। कहाँ है? 23 है, 24, 25, 26, 26 है। 27 एंड देन 29। 28 नहीं है? नहीं। क्लास में ना जागते रहना चाहिए, ठीक है? सोना नहीं चाहिए। मजाक करते हैं, लिमिट तक करते हैं, ठीक है? चलो अब ना ये इकट्ठे वाली डिवीजन में ना मजा नहीं आता, एक एक बच्चा बताएगा, ठीक है? सही है ना? नहीं है। इकट्ठे में ना कुछ कुछ ज्यादा पता ही नहीं चलता किसने आंसर दिया किसने आंसर नहीं दिया। मैम मेरे से तो एक ही पूछ लेना 17 नंबर। 17 नहीं मैम, 2 में से पूछ लेना। 15 और 10 में से पूछ लेना है। ऐसा है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम ये अच्छा लगा। मैम 17 ही आएगा वैसे भी। चलो सेक्शन 9 अंशी जनरल ड्यूटीज, 3 ड्यूटीज थी, बता दो ऐसा। To render true accounts and full information to partner and or his legal representative or to be just and faithful to each other. And third one is rendered to carry on the business to the greatest common advantage. Section 10 Nandini. Duty to indemnify for a loss caused by fraud. Very good. Section 11 Shivani. Indemnify rights and responsibilities of Rights and duties of partner कहाँ पे लिखी होती हैं? Agreement में। और सेकंड सबसेक्शन क्या कहता था? सबसेक्शन को क्या बोलता था? Notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act 1870, a partner cannot carry on any business other than that of शिवानी याद नहीं था? चलो सेक्शन 12 रोहन Conduct of the business. 5 पॉइंट्स थे, Yes, ma'am. बता दो। Every partner has a right To take part in the conduct of business, or every partner is bound that to attend diligently his duties. duties or ordinary उसमें मैटर्स में हम लेंगे डिसीजन मेजॉरिटी से, और और स्पेशल मैटर्स में हम लेंगे डिसीजन all partners यूनानिमस कंसेंट से, ठीक है? फोर्थ वन इज one partner can access, inspect and copy ये of तीन the- वर्ड याद होने चाहिए, एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और और उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देख सकते हैं। तो तीनों राइट्स अवेलेबल हम कराएंगे। चलो सेक्शन 13 मुस्कान म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी। बता दो। मैम इसमें 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि इनको जो भी रेम्यूनरेशन है वो नहीं मिलेगी। नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। दूसरा है आपका इक्वल शेयर और लॉसेस कुछ भी हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट में से मिलेगी, अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। और फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा। और अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी में या फिर फर्म को लॉस से बचा देता है तो फर्म को पार्टनर को फाइल करना पड़ता है। पड़ेगा। और लास्ट है फर्म को पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा फर्म को, अगर उसने बिल्कुल नेगेटिव से कोई
वेरी गुड। सेक्शन 14 प्रवेशिका है। ये सेक्शन है। 14 ये भी है। अच्छा बीच में बोलो क्या? सेक्शन 14 अच्छा ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी? जो नया पार्टनर है वो अपने साथ एसेट लेके आए कोई वेरी गुड, और जो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है वो एक्वायर करती कोई वेरी गुड, गुडविल हो जाता है। वेरी गुड। सेक्शन 15 एप्लीकेशन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये तो तेरे ऊपर जरूर आना चाहिए था ना। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट गर्लफ्रेंड वाला है ना ये। अर्न बाय पार्टनर्स। पर्सनल प्रॉफिट जो अर्न किया वो आपको किसको देना है? फर्म को देना है। सेक्शन 17 राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन द फर्म। ठीक है। चेंज के बाद क्या लिखोगे इसमें? लाइन रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द चेंज। फिर से शुरू हो जाओ। सेक्शन 18 अंशी अपने नंबर वाला देख रहे हैं हम, है ना? सेक्शन नहीं मैम इसकी 20 के आगे का सेक्शन 18 क्या था? Partners to be agent to the firm. पार्टनर्स टू बी Agent of the firm. ठीक है। सेक्शन 19 नंदिनी Implied authority of partners as an agent. इम्प्लाइड अथॉरिटी। कौन कौन सी थी इम्प्लाइड अथॉरिटी? मैं वो अपने फर्म के ब्याह पे अपने नाम पर कोई अकाउंट नहीं खुला सकती। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर थे, है ना? इनको आप एक्सप्रेस अथॉरिटी से ही कर सकते हो। कौन कौन से पॉइंट थे? 8 पॉइंट थे। पहले 2 पॉइंट किससे रिलेटेड थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्वायर एंड ट्रांसफर। बाकी के 4 पॉइंट्स थे केस से रिलेटेड। इनको ये नहीं पता कि ये सेक्शन में घुमा के पूछ सकती हूँ। मैंने सीरीज बोली है बनाने को। अपने अपने सेक्शन ढूंढ रहे, मेरे पे ये आएगा तो मैं पहले देख लूं। जो मैं पूछ रही हूँ वो सुन लो। आगे ना लाइन पे कि मेरे तक 22 आ गया, तो पहले चेक कर लो उसको। अब तेरे से 22 पूछेगी नहीं, तू कितने जोर लगाएगी? हाँ, 4 थे केसेस से रिलेटेड। उसमें क्या था? ना तो आप सबमिट कर सकते हो किसी डिस्प्यूट को, ना ही विड्रॉ कर सकते हो। फिर 2 और कौन से थे? ना ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना ही एडमिट कर सकते हो लायबिलिटी को। क्लास के जो वर्ड मैंने याद करवाए ना, पेपर में सिर्फ ये वर्ड नहीं लिखने, लाइन पूरी याद है आपको? यस मैम। वो याद होनी चाहिए। मैम आपने तो कहा था बस यही लिखना है। कहीं वहां पे 8 पॉइंट लिखो, उसमें क्या लिखो? सबमिटेड डिस्प्यूट, है ना? कॉम्प्रोमाइज, एडमिट, ये नहीं लिख के आना, पूरी लाइन लिखनी है आपको। ये सिर्फ याद कराने का तरीका था। बाकी के 2 बैंक अकाउंट में अपने नाम से, फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से अकाउंट नहीं खुलवा सकते, दूसरी फर्म में आप पार्टनर नहीं बन सकते। यस शिवानी, सेक्शन 20 Extension and restriction of एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था वो मुस्कान वाला एग्जांपल कि अगर हमने रोहन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कोई काम करने से, फिर भी वो कर देता है तो क्या होगा? लायबिलिटी फर्म की रहेगी। 2 केसेस बने थे। अगर थर्ड पार्टी अवेयर है या थर्ड पार्टी अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है तो सारे लायबल, लेकिन अवेयर थी तो एक पार्टनर है। ठीक है। सेक्शन 21 बताएगी कौन? नहीं, मैं बताऊं? इमरजेंसी में मैम इमरजेंसी नहीं पता? सेक्शन 21 इमरजेंसी बता। पार्टनर इमरजेंसी इमरजेंसी में आप वो डिसीजन लोगे जैसा आप अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस में डिसीजन लेते। सेक्शन 22 रोहित मैम नहीं पता, ये बता करो याद। मुस्कान बताइए। मैम बाइंग पूछता। मतलब कि कुछ भी ऐसा काम जिससे आप फॉर्म के ड्राफ्ट पे करो तो फॉर्म का नाम या फिर फॉर्म के अपने खुद के नाम से मत करो। अगर आपके फर्म को लायबल ठहराना है तो बिल किसके नाम पे कटवाना है? रिम्बर्समेंट लेनी है तो बिल किसके नाम पे होना चाहिए? फर्म के नाम पे। सेक्शन 23 प्रवेशिका, वो एडमिशन वाला है। एडमिशन कौन सा एडमिशन है ये रिप्रेजेंटेशन वाला, वो आपने बाइक का एग्जाम्पल दिया था, स्पेयर पार्ट्स वाला। याद आ गया भाई सबको?
सेक्शन 23 में यामाहा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर रोहित ने दी थी, ले जा बहुत बढ़िया स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, तो याद आ तो गई। उसकी वजह से सारे लायबल रहेंगे। सेक्शन 24 गौरव, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्ट इसमें एग्जांपल कौन सा था? सेकंड हैंड गुड्स वाला सेकंड हैंड गुड्स वाला। कार खरीदी थी, है ना, रोहन ने? किसकी? मुस्कान की। चोरी की हुई? मेरी थी। प्रवेशिका की चोरी की हुई कार थी, मुस्कान ने चोरी की थी और रोहन ने वो खरीदी थी। यही था ना एग्जांपल? ये दोनों फंसे था। हुआ क्या था फिर? लपेटने के लिए। अगर रोहन को नहीं पता था तो ये तीन हो जाएंगे, और अगर रोहन को पता था तो सिर्फ हो जाएगा। अगर वो पता था, यानी कि फ्रॉड करने की कोशिश अगर करेगा तो खुद ही ये लायबल। हो जाएगी तो खत्म है। सेक्शन 25 ये बताएगी मुस्कान, ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं मैम, उसे। liability सेक्शन के 25 मैम इसमें क्या होता है, जैसे पर्सनली और होल फॉर्म जॉइंटली लायबल और सेपरेटली एंड सेपरेटली, पर्सनली। ठीक है, लायबल रहेंगे। 26 प्रवेशिका, हम 26 तो पढ़ाया नहीं। 25 से 27 दिनों इकट्ठे थे, 25 से 27 दिनों इकट्ठे थे। Yes, पहले ma'am. वाले रॉन्गफुल एक्ट वाला और 27 था मिस एप्लीकेशन वाला। मिस एप्लीकेशन में मैंने चार्ट बनवाया था, सिर्फ एक ही अलग केस था, वो क्या था? अथॉरिटी नहीं दे रखी और कस्टडी में अथॉरिटी नहीं दे रखी थी, और custody फिर भी में लोन लेके आ गया और कस्टडी में भी नहीं आया, बाहर के बाहर यूज हो गया, तो फर्म लायबल नहीं होगी। बाकी तीनों केसेस में फर्म लायबल रहेगी, ठीक है। Yes. अगर किसी को पॉइंट समझ ना आ रहा तो दोबारा पूछ लेना। सेक्शन 29 किसके लेना? ट्रांसफर ऑफ शेयर वो दो केस में हमें कंटिन्यू होगी तब अगर रिजोल्यूशन आ जाएगी तब। हाँ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या था, अगर हमने अपने किसी को शेयर ट्रांसफर किया है तो दो केस बनते थे। कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे आप किसको क्या क्या राइट नहीं दोगे, ट्रांसफरी को आप क्या क्या राइट नहीं दोगे कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे? ना तो वो इंटरफेयर कर सकता है, ना वो अकाउंट मान सकता है, और तीसरा बताओ, मैम बुक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता, ठीक है, तीसरा ये था। और डिसोल्यूशन के टाइम पे अपना एसेट्स में भी हिस्सा ले सकता है वो, Books में ठीक check है, कर और सकता अगर है। बुक्स को भी चेक कर सकता है अगर उसको अपने शेयर में कोई गड़बड़ी लगे तो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये वाले सेक्शन आपको याद नहीं आ रहे थे क्या? मैम 21 तो याद था, अच्छा, इमरजेंसी आ जाती है। सेक्शन 25 से बता रहे हो, जॉइंटली एंड सेपरेटली लायबल थे पार्टनर्स। अगर फर्म में कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उनका जितना हिस्सा है उसके लिए लायबल रहेंगे। फिर भी कोई शॉर्ट पड़ता है, लॉस जाता है हमारी फर्म के, तो घर से भी पैसा लेकर आएंगे, वो आ सकते नहीं है, लाना पड़ेगा, ठीक है। 26 था रॉन्गफुल एक्ट, अगर कोई गलत काम किया। हाँ बताओ, इसमें कोई एग्जांपल लिया था मैंने? और मैं एक पार्टनर ने अगर कोई गलती की है, कोर माइन में शाफ्ट को ठीक से सेट नहीं किया, जिसकी वजह से वर्कर को क्या हुई, इंजरी हो गई। अब क्या मतलब जो लॉस हुआ है उसको, उस इंजरी से जो वर्कमैन को लॉस हुआ है उसकी भरपाई सिर्फ वो पार्टनर करेगा या सारे करेंगे? सारे करेंगे। अगर किसी एक पार्टनर से गलती हो जाती है तो उसका भुगतान सबको ही करना पड़ता है। उसके बाद 27 आता है मिस एप्लीकेशन। अगर आपने मिस अप्लाई किया, एग्जांपल मिस अप्लाई में मैं चार्ट डिस्कस कर रही थी जो अभी, कि बैंक से लोन लेके आए थे, दो केस बनाए थे। हाँ, बैंक से लोन लेके आए, मैंने एक केस बनाया था अथॉरिटी दी थी और एक केस बनाया था अथॉरिटी नहीं दी थी। अगर आपने अथॉरिटी दी थी तो चाहे आपकी कस्टडी में आए चाहे आपकी कस्टडी में पैसा ना आए, दोनों ही केस में फर्म लायबल रहेगी। दूसरा था अथॉरिटी नहीं दी थी, उसके बाद आपकी कस्टडी में पैसा आ गया तो फर्म लायबल रहेगी, लेकिन अगर कस्टडी में पैसा नहीं आया, बाहर के बाहर यूज हो गया, तो फर्म लायबल नहीं रहेगी। इसमें एग्जांपल लिया था कि लोन लेने के बाद डायमंड की रिंग लेके आ गया। नेक्स्ट और सेक्शन 29 आपका ट्रांसफर से रिलेटेड था, ठीक है। यस मैम। खरे खत्म, आगे चले आगे इसको। सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 30
मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है माइनर से भी। मैंने एग्जांपल अच्छा देना फिर तो याद रहेगा। ओ बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे बैठे सारे माइनर हैं। अच्छा कितने लोग यहाँ पे माइनर हैं? मतलब 18 से बिलो 18। हम 18 में लग गए, हमारी मम्मी कहती है 18 से कम 1 2 3। अभी हो जाएगी। हाँ तो अभी जो होंगे वो भी खड़े कर सकते हैं हाथ। बाकी सब मेजर हैं। मुस्कान तो मेजर लगती थी। 21 साल आज भी फरवरी में हो गई थी ना। बताओ 18 की, इसको 21 का बना रहा है। हड्डी बना ली। ये किसकी बोल रही है? फरवरी में क्या बताओ। चलो तो एग्जांपल में माइनर ही उठाएंगे ना। नहीं मैंने सारे मेजर रखे, आप टेंशन मत लो, दिमाग से तो मेजर ही है। अच्छा सुनो, एक बार बताओ सबसे बेसिक चीज, क्या माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? No, ma'am. क्यों नहीं बन देखो सकता? अपना डिवाइड नहीं है। पहली बात तो ये, पहली दूसरी बात बात तो माइनर इसका एक मिनट नहीं है। आई बात सुनना, पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है, ठीक है? और एग्रीमेंट बनता है आपका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से बनता है? कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी आप पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि 18 साल से कम वाले लोग, कम वाले बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रीजन है कि माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर नहीं कर सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन ये बात आप पढ़ते आ रहे हो, बट लेकिन क्या कर सकता है वो? प्रॉफिट के लिए बेनिफिट्स के लिए एंटर कर कर सकता है। क्या लॉस भी शेयर करेगा? क्यों? ये मैं पार्टनर ही है ना। माइनर का जो शेयर होता है ना पार्टनरशिप फर्म में, उसका शेयर जितना है उसके लिए वो लायबल रहता है। ये अभी तक नहीं पढ़ा होगा, है ना? अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, मींस अगर लॉस हमारी फर्म में ज्यादा हो गया तो घर से पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। लेकिन जितने शेयर के लिए माइनर पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के लिए आ रहा है उतना ही लॉस भी बियर करना पड़ेगा उसे, ठीक है? क्लियर है? अब मैं धीरे धीरे करके इसके पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी। A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be partner in a firm, ठीक है? आप अंडरलाइन पता है कैसे किया करो? सिंपल लाइंस को। A person who is a minor may not be partner in a firm, बीच की जो लाइन है उनको कट कर दो। वो ये कह रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनर है, और लॉ क्या कहता है? 18 से कम साल वाले क्या होते हैं? माइनर होते हैं, ठीक है? बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स चाहे तो ही बेनिफिट्स के लिए आएगा, ये भी ध्यान रखना। यूनानिमस कंसेंट चाहिए माइनर को बेनिफिट्स के लिए एंटर करने के लिए। तो बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने जितना पढ़ा है उतनी अंडरलाइन करना है ना। उसके बाद आगे सुनो, सच माइनर हैज राइट टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी and of profits of the firm and as may be agreed upon, मतलब जितना उसको हिस्सा डिसाइड किया गया है उतने प्रॉफिट्स के लिए वो आ सकता है, उतने ही प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए आ सकता है। एंड ही मे हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। मींस हमने जो पार्टनर को राइट दिया था ना, वो राइट हमने माइनर को भी दिया है, ठीक है? तो यानी कि माइनर क्या क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है, प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकता है, साथ ही साथ एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कर सकता है, ठीक है? क्या क्या अंडरलाइन करोगे? राइट टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो भी आपने एग्री किया है रेशो, और एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है? सच माइनर्स शेयर, इस माइनर का जो शेयर है इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामों के लिए उसका शेयर लायबल रहेगा। बट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। बताओ बात समझ में आई? हाँ जी, चलो अब आता है, क्या माइनर केस कर पाएगा? तुम्हें क्या लगता है 18 साल से कम वाले केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
पक्का यस पढ़ लो, कर सकते हैं। मैम कर सकते हैं। अभी खुल जाएगा दिमाग। May not sue the partner. Such minor may not sue the partners for an account or payment of his share or property or profits of the firm, but इतनी लाइन समझ में आई कि माइनर जो है वो पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए और प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए केस नहीं कर सकता। बट इसमें लिखा है इन केस, एक मिनट, सेव व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। सेव को मतलब ऐसा लिखना बट व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, जब वो अपना कनेक्शन फर्म से तोड़ रहा हो, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म से अब अपना बेनिफिट के लिए जब एंटर हुआ था वो बाहर निकलना चाह रहा है, तब बताओ क्या कर सकता है? एंड इन सच केस अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 48। तो उसका जो देखो माइनर जब छोड़ के जाएगा तो उसको उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? सेक्शन 48 में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the court shall proceed with the suit as one for dissolution and one for settling accounts between the partners, and the amount of share of the minor shall be determined along with the share of partners। यानी कि माइनर ने क्या कहा था? अभी हमने क्या कहा था कि माइनर केस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो अपना कनेक्शन फॉर्म से तोड़ रहा हो तो देखो किस किस चीज के लिए केस कर पाएगा। आपको ये फोर्थ पॉइंट यहाँ से ना पढ़ के, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा, आप इसको पढ़ना एनालिसिस से। एनालिसिस का थर्ड पॉइंट देखो, एनालिसिस में राइट्स में थर्ड पॉइंट देखो, बताओ माइनर के ऊपर राइट आ गया केस करने का। ही कैन स्यू द पार्टनर फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर बट ओनली, इसको अंडरलाइन हाईलाइट सब कुछ कर लो, बट ओनली, लेकिन सिर्फ किस केस में? व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। बताओ बच्चों, माइनर केस कर पा रहा है? माइनर देखो खुद नहीं कर पाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं है केस करने के लिए। माइनर के बिहाफ पे उसके कौन करेंगे? बताओ भाई, माइनर के ऊपर कोई तो होगा, उसके लीगल गार्जियन कर सकते हैं ना, तो वो केस करेंगे। लेकिन किस केस में हो सकता है ऐसा? जब वो कनेक्शन अपना फर्म से तोड़ रहा हो, केवल तभी वो अकाउंट्स के लिए केस कर सकता है अगर उसको कोई घपला लगता है अपनी कैलकुलेशन में, और अपने शेयर का मतलब अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए केस कर सकता है, अदरवाइज केस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितना पार्टनर ने डिसाइड किया है उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, उतना ही प्रॉपर्टी में से हिस्सा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बताओ बात समझ में आई? तो क्या बोलोगे? माइनर केस कर सकता है? पहले क्या बोलोगे? नहीं कर सकता, माइनर केस नहीं कर सकता। ही मे नॉट sue the other partners, but when severing his connection with the firm, he can sue the other partner for accounts and payment of his share in the firm। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो जो ये प्रोवाइडेड दैट में दिया हुआ है ना, इसमें ये दिया हुआ है, कई बार क्या होता है हमारी पार्टनरशिप एट विल होती है ना। अब इस पार्टनरशिप एट विल मतलब ये तो चलती ही रहेगी। अब एक मान लो किसी पार्टनर को लग रहा है कि फर्म को बंद कर देना चाहिए, बहुत साल हो गए हैं, ठीक है, तो वो पार्टनर क्या कर रहा है? बाकी के पार्टनर को नोटिस दे रहा है। क्या नोटिस दे रहा है? कि मेरी ऐसी इच्छा है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, ठीक है, और बाकी पार्टनर्स भी अगर एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है बंद कर देते हैं, तो उस टाइम बंद करने के टाइम पे जब एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, और उसके बाद जो कैलकुलेशन की जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, या प्रॉफिट में से कितना किसकी हिस्सेदारी है, माइनर की भी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे बाकी के पार्टनर्स की होती है। ये बात लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। तो कोर्ट क्या क्या ऑर्डर देगा? एक तो कहेगा कि डिसोल्यूशन अगर चाहते हो तो वो भी कर दो, साथ में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी ऑर्डर देगा कि माइनर का भी शेयर उसी हिसाब से ही सेटल करना जैसे बाकी के पार्टनर्स का आप सेटल कर रहे हैं, ठीक है। मेरी जो आपको एक मिनट मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ, सेक्शन 30 जो है ना,
इसको ऊपर से ना पढ़िए, कहाँ से पढ़ोगे आप? एनालिसिस से। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं पेपर में लिखने के लिए आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपको लैंग्वेज लिखने के लिए मिलेगी। तो अगर इसका एनालिसिस से आप पढ़ लेते हो तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अभी आप पीछे क्वेश्चन आंसर देखोगे ना, वहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा माइनर से रिलेटेड, ठीक है, उसका आंसर एनालिसिस में से ही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ बोलो प्रवेश, बोल गई। मैं ये कह रही थी कि ये जो माइनर्स होते हैं इनको इतना मतलब माइनर्स को फायदा मिलता है, तो जो और पार्टनर्स होते हैं उनको तो एक टाइप से नुकसान ही है ना, तो फिर वो उसको मतलब क्या नुकसान है बाकी के पार्टनर को? देखो जैसे वो अगर मान लो लॉस हो जाता है तो वो अपनी लायबिलिटी वहां से पे नहीं करेगा, तो इनको ज्यादा होगा। और ये लॉस तो बियर करता नहीं है, बाद में अगर मान लो कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है फिर वो फॉर्म जब बंद होगी तो एसेट वगैरह में भी अपना एक्स करेगा, इससे पार्टनर्स को लॉस है ना। तो माइनर बेनिफिट के लिए आया कैसे है? हाँ मतलब आया क्यों है, क्यों लिया? आया कैसे है पहले ये बताओ। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स राजी हुए थे तभी वो आया था। देखो कई बार ऐसा होता है ना, पार्टनर के खुद के बच्चे ही एंटर हो जाते हैं ना, तो अपने बेटे को उसने बेनिफिट के लिए ले आया, अगर लॉस बियर नहीं भी करेगा तो भी उसको क्या है, उसके घर से ही तो पैसा जाना है ना। जब माइनर के ऊपर लायबिलिटी आएगी तो भी तो उसी के घर से ही पैसा जाना है ना। तो ये जो केसेस होते हैं ना माइनर वाले, और में होते हैं जो पार्टनर के बच्चे होते हैं ना, वो भी हमारी फर्म में ही एंटर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि जान है क्वेश्चन की, कई बार आता है तो सीधे से आ जाता है। वो क्या है कि देखो अब माइनर कभी तो मेजर बनेगा, कभी तो उसका हैप्पी बर्थडे टू यू होगा, 18वां है कि नहीं। तो इन्होंने कहा जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, 18 साल होने वाला, ठीक है, उससे हम आपको 6 महीने देते हैं। क्या डिसाइड करने के लिए आपको पार्टनर बने रहना है कि आपको हमारी फर्म में पार्टनर बने रहना है या फिर नहीं जाना है। कई बार डिसीजन चेंज कर लेता है ना माइनर, कहता है नहीं मुझे मजा नहीं आया आपकी फर्म में, मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा, है ना, पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डिसीजन चेंज कर सकता है ना अपना। तो हम आपको 6 महीने देते हैं, डिसाइड कर लो, ठीक है। अगर आप बने रहना चाहते हो तो कुछ मत कहना, नहीं बने रहना चाहते हो तो एक नोटिस दे देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहोगे तो हम मान लेंगे ना कि आप हमारी फर्म में कंटिन्यू करना चाहते हैं। पढ़ लो इसको। At any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership whichever date is later। इसका मतलब क्या है, देखो या तो 6 महीने या फिर जब उसको पता चले कि मैं इस फर्म में, कई बार ऐसा होता है ना कि 18 साल से कम के बच्चों को बेनिफिट के लिए हमने डाल भी रखा है, पार्टनर ने अपने बेटे को बेनिफिट के लिए डाल भी रखा है, लेकिन बेटे को पता ही नहीं है, बेटे को पता ही नहीं है। तो जब उसकी नॉलेज में आ जाए कि जब मैं माइनर था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे इन्होंने फॉर्म में बेनिफिट्स के लिए डाल दिया था, तो जब उसकी नॉलेज में आ जाए वो डेट या फिर मेजॉरिटी से 6 महीने के अंदर अंदर, जो सी डेट लेटर हो, आपको वहां से कंसीडर करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सच पर्सन यानी कि ये माइनर मे गिव पब्लिक नोटिस दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर। मतलब नोटिस क्या देना है कि या तो आपने चूज किया है पार्टनर बनना या पार्टनर बनना चूज नहीं किया है, और यही नोटिस डिटरमिन करेगा उसकी पोजीशन को। अगर नोटिस उसने दिया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं तो वो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर बन जाएगा, ठीक है, उसकी पोजीशन पार्टनर की हो जाएगी। और अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो वो बाहर निकल सकता है, अब वो पार्टनर हमारी फर्म का नहीं रहा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, लेकिन अगर वो नोटिस देना भूल गया, अगर वो नोटिस देना, मुस्कान वो वाली चेयर है तुम्हारी, ठीक है, पूरी अच्छे से बैठ के उसकी चेयर पे अपनी बुक पे यूं मार्क कर रही है, वो बेचारा देख रहा है मैं पढ़ूं कैसे, ठीक है, चौपड़ी में से पढ़ लेगा, वो बेचारा अपनी बुक ही फोल्ड करके बैठ गया, कोई बात नहीं तुम पढ़ ले। प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर माइनर देखो भूल गया नोटिस देना तो क्या मानेंगे कि वो हमारी फर्म का पार्टनर बन चुका है, तो ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड 6 मंथ्स, 6 महीने की एक्सपायरी के टाइम पे हम मान लेंगे कि ये हमारी फर्म का पार्टनर बन चुका है, ठीक है। हाँ जी, आराम से समझ में आ रहा है। चलो, where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership,
तो अच्छा सुनना, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी शैल लाई ऑन द पर्सन asserting that fact। अब देखो माइनर क्या कहता है, देखो 18 साल का हो गया था ये, आज क्या डेट है? 17 जुलाई 2021, यही है ना डेट आज, ठीक है। आज इसका मान लो बर्थडे है, 18th बर्थडे है, हम खतरा है उसके ऊपर फिर तो। ठीक है कोई बात नहीं, ये उसका 18वां बर्थडे है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कितने महीने दिए? 6 महीने दिए, ठीक है। तो मैं एक 6 महीने के बाद डेट लिख लेती हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप 6 months ऐसे काउंट नहीं करोगे, लेकिन मैं आपका लिख रही हूँ यहाँ पर 17 जनवरी 2000। ये वो नहीं है, इसमें कोई ग्रेस नहीं छोड़िए, ठीक है। तो 6 महीने आपने काउंट किए, 17 जनवरी 2022 है। अगर इसके बाद भी माइनर आके ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस फॉर्म में माइनर था, जब मैं पार्टनर मतलब माइनर था तब मैं बेनिफिट के लिए एंटर हुआ था, तो अगर आप ये बात कहते हो ना कि इस डेट के बाद बोलते हो कि मुझे तो अभी तक भी नहीं पता, तो मैं कैसे इस फॉर्म का पार्टनर बन गया? मान लो ऐसा हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो गया, अब लॉस होने के बाद ये डेट निकल चुकी थी, लॉस हुआ कब? 20 जनवरी 2022 को। बाकी के पार्टनर्स आए उसी माइनर के पास जो मेजर बना था, अभी उन्होंने कहा लॉस में अपनी हिस्सेदारी दो। अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं इस फॉर्म में बेनिफिट के लिए भी आया था। तो अगर आप ये बात कहते हो ना, इस दिन 6 महीने के बाद अगर आप ये बात बोलते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस फॉर्म में बेनिफिट के लिए एंटर हुआ था, तो प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर रहेगा? इसी पर्सन के ऊपर, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे आपको ये बात नहीं पता है, ठीक है। अगर प्रूव कर देगा तो लायबिलिटी हटा देंगे, अगर प्रूव नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। क्लियर है बच्चों? कैसे करेगा? जैसे भी करेगा, मुझे पता ही नहीं था कैसे करेगा। अब देखो मान लो माइनर बेनिफिट के लिए आया था, तो मान लो उसके कोई साइन करवाए गए थे, अब वो साइन वाला डॉक्यूमेंट भी पार्टनरशिप फॉर्म के पास में है, तो वो तो बोल सकती है ना कि देखो आप एंटर हुए थे, साइन तो आपने किया, तो आपको कैसे नहीं पता था। तो प्रूव जो अगर ये बात पॉइंट रख के अपने लॉस को हटाना चाहता है ना, कि भाई 20 जनवरी को ये बात बोल रहा है वो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बेनिफिट के लिए एंटर हुआ, तो मैं क्यों लॉस भुगतूं, ठीक है। तो अगर आप ये बात कह रहे हो तो प्रूव भी आप ही करोगे, अगर आप प्रूव कर देते हो तो लायबिलिटी से छूट जाओ, ठीक है। अदरवाइज प्रूव वो नहीं कर पाएगा तो लायबिलिटी उसको पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जब वो पार्टनर बन जाता है तो बताओ उसको पार्टनर वाले राइट मिल जाने चाहिए, है ना। पार्टनर मतलब अब नॉर्मल पार्टनर बन गया, तो पार्टनर के जो राइट है वो माइनर को भी दे दो। तो where such person become a partner, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but also become personally liable to third party for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership। तो rights and liabilities minor के कब तक रहेंगे? जब तक वो minor था, है ना। जिस दिन से वो मेजर होके पार्टनर बन चुका है तो उसके पास पार्टनर के ही राइट और लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। Where such person elect not to become partner, अब दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर ना बने। अब क्या करोगे? उसको भगाना है तो पैसे देके तो भगाओगे ना, मतलब वो पार्टनर नहीं बन रहा है ना, फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसकी फेयरवेल तो कर दो, नहीं। His rights and liabilities shall continue to be those of minor under this section up to the date on which he gives public notice। एक बात ध्यान रखना, माइनर के हिसाब से भी तो उसकी लायबिलिटी थी ना, कुछ लायबिलिटी है ना, वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 6 महीने खत्म हो गए थे, 6 महीने बाद तो खैर हम यही मान लेते हैं ना कि पार्टनर बन गया, तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसको अपनी लायबिलिटी भी भरनी पड़ेगी। यही पॉइंट अभी आप आगे भी पढ़ोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इस दिन रिटायर हो गया था, नहीं। जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दोगे उस दिन से रिटायर माने जाओगे, रिटायरमेंट के नोटिस तक आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी। क्लियर है? जब तक आपने जनता को नहीं बता दिया ना कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो माइनर की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता।
His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. अब नोटिस के डेट के बाद जो भी लायबिलिटी है उसमें आप लायबल नहीं हो. He shall be entitled to sue the partner for his share of property and profits. ये मैंने बताया था ना, जब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है तो केस कर सकता है अपने हिस्से के लिए, प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए, प्रॉफिट में अपने हिस्से के लिए. ठीक है, चलो एनालिसिस देख लो. एनालिसिस में कुछ ऐसा है नहीं. राइट्स में देखो 4 राइट्स दे रखे हैं. अगर देखो आपका क्वेश्चन आएगा ना, वो ये आएगा व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर, या फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी अटेन करने के बाद दोनों केसेस बताओ. अगर वो पार्टनर बनता है, अगर वो पार्टनर नहीं बनता है तो क्या क्या उनकी ड्यूटी बनती है. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ये जो एनालिसिस है ये पूरे उस क्वेश्चन का आंसर बनता है एक तरीके से. ठीक है, तो माइनर के पास क्या क्या राइट है. एक तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है. ठीक है, पार्टनर्स को स्यू वैसे नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता है, जब वो फर्म को छोड़ के जा रहा हो. और किस चीज के लिए केस करेगा, पेमेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी और द प्रॉफिट. ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटी अटेन करने के बाद उसको 6 महीने दिए जाएंगे कि या तो चूज करो आप पार्टनर बनोगे या नहीं बनोगे. आपको एक नोटिस देना है, उसमें बताना है कि पार्टनर बन रहे हो या नहीं बन रहे. अगर आप कोई नोटिस नहीं देते हो तो हम क्या मान लेंगे कि क्या पार्टनर बन चुके हो. अच्छा, लायबिलिटी क्या क्या है. मेजॉरिटी अटेन करने से पहले की लायबिलिटी बताओ. कुछ भी नहीं. क्यों, अभी तो बताया माइनर का शेयर लायबल, पर्सनली लायबल नहीं होता लेकिन अपने हिस्सेदारी के लिए लायबल रहता है. तो लायबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर. इसको अंडरलाइन कर लेना, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. लेकिन माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, और माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. माइनर को कभी भी हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट तो हिज शेयर इन द फर्म रेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी. कहने का मतलब माइनर तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन अगर फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने का मतलब सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए हैं, इंसॉल्वेंट. उस केस में क्या करोगे, माइनर का जो हिस्सा है ना, माइनर के हिस्से का जो पैसा है वो हम किसको दे देंगे, उसके ऑफिशियल असाइनी को दे देंगे. ठीक है, और आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, अब आप 18 साल के हो गए हो तो आपको मैंने डेट बताई है 2, या तो 18 साल के होने के 6 महीने के बाद वाली डेट, या फिर जिस दिन आपको पता लगता है कि आप बेनिफिट के लिए आए थे वो वाली डेट. ठीक है, जो सी भी डेट लेटर होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, मतलब वहां से हम देखते हैं कि आपको नोटिस प्रोवाइड करना था. बात सुनना मेरी. ये जैसे एग्जांपल था 17 जनवरी 22 को 6 महीने हो रहे थे, आपके नोटिस देने की ड्यू डेट कौन सी बनती है, 17 जनवरी 2022 तक की. ठीक है, लेकिन अगर आपको लेटर पता चला, मैं डेट ले रही हूँ यहाँ पे 17 फरवरी 2022. ठीक है, इस दिन मुझे पता चला कि मैं बेनिफिट के लिए एंटर हुआ था और मैंने इस बात को प्रूव भी कर दिया, तो अब बताओ नोटिस देने की लायबिलिटी कब तक की बनेगी, 17 फरवरी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, विच एवर डेट इज लेटर. तो यहाँ अगर आपने प्रूव कर दिया है तभी इस डेट को कंसीडर करना, अदरवाइज कौन सी कंसीडर होगी, 17 जनवरी 6 महीने के बाद. ठीक है, चलो अब आता है कि अगर वो पार्टनर बन जाता है तो क्या होगा, जितनी भी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होगी उन सबके लिए वो लायबल रहेगा और उसका शेयर प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में सेम रहेगा जैसा कि माइनर में रहता था, लेकिन लायबिलिटी उसकी पर्सनल भी अब हो जाएगी. ठीक है, और अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो अब क्या कर सकता है, वो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज कब तक, राइट्स एंड लायबिलिटीज कब तक कंटिन्यू रहेंगे, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता. पब्लिक नोटिस दे देने के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है. और तीसरा, वो केस कर सकता है पार्टनर्स के ऊपर अपने प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए, प्रॉफिट के हिस्से के लिए, क्योंकि वो छोड़ रहा है. इसमें क्वेश्चन ये है कि जब वो पार्टनर नहीं बन रहा तो वो केस भी कर सकता है. ठीक है, बताओ पूरा सेक्शन 30 आपको समझ में आया? समझ में तो आ जाता है, ये मैंने याद नहीं होते. क्यों? अब एनालिसिस से आपने पढ़ा, इसमें से क्या याद नहीं हो रहा बताओ? अभी तो हो जाएगा, टेस्ट करके याद नहीं है. ये आंसर सारे कहना चाहती है, सारे यही कहना चाहते हैं. आप
मैंने ये किस लिए करवाया है? इसमें आपने सब कुछ बताया ना, आपको याद आया ना मेन हेडिंग। अब देखो लाइंस जो याद करनी है वो तो आपको ही करनी है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप सेक्शन नंबर भूल जाए तो भूल जाए तो ठीक है, मैंने उसका भी आंसर बताया इस पर प्रोविजन। खुद से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई नंबर नहीं मैं ये नहीं कह रही सेक्शन याद करना कंपल्सरी है, फाउंडेशन में तो नहीं बोल रही बात, मैं इंटर में भी बोलती हूँ तो कौन सा वो याद कर लेते हैं, इंटर में भी जरूरी होता है, फाउंडेशन में भी जरूरी होता है, लेकिन बच्चे नहीं करते, कोई नहीं होते तो नहीं होते, नहीं होते तो नहीं होते, इसलिए मैं कोशिश करवाती हूँ जितने याद हो जाए उतने बेहतर। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो लाइन एग्जैक्ट है वो यूज करना। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लाइन एग्जैक्ट है, मैंने तुम्हें क्या कहा है, लाइंस चाहे अपनी बनाओ लेकिन वर्ड्स होके उठाओ। हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर इसमें स्यू लिखा है ना तो स्यू ही करोगे, आप ये नहीं करोगे वी फाइल अ केस, है ना, ये में स्यू है ना, ये में स्यू दर्ज करवा। अभी जैसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस भाई याद तो करने पड़ेंगे, है क्या नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अच्छा इसका सेक्शन याद करने का तरीका बना दे भाई रोहित, आसान सा है, 30वां सेक्शन 30 मार्क, 30 मार्क माइनर होते हैं, 30 मार्क बन गया। माइनर क्या होते हैं? गाना दिया है ना मैंने 30 मार्क। अरे माइनर क्या होते हैं? 30 मार्क। सेक्शन 30 माइनर होते हैं रोज। सेक्शन बनाना था, जबरदस्ती की बात नहीं बैठनी थी। चले अब आता है 31 से 35 लगातार वाले सेक्शन। नींद तो नहीं आने लगी। भाई जिसको नींद आ रही है अपना पानी वानी पी लो पहले। इसको भी एक बोतल लेना पड़ी वाली तो इसको वो चाहिए। किस किस को आ रही है नींद? ये जीसस के आगे बोतल भाई जिसको नींद आ रही है एग्जाम्पल उठा लो उसका भाई। उठा लो। आज कुछ ऐसा है नहीं ना जो एग्जाम्पल उठाने पड़े। फिर आपको ये पहले पढ़ाना चाहिए। अब वो तो नींद तो हर डेली की है, ऐसा तो नहीं कि आज आ रही है कल नहीं आ रही। कल मैंने जगा रखा था तुम लोगों को। हाँ बढ़िया थे ना, बड़े बच्चे थे, अच्छे से बना के याद आ गई होगी क्लास की, है ना। हम बिजनेस कर रहा था। तेरे को होलसेलर याद आया? आलू वहीं से ले लिया करेंगे आलू से। चलो एक्सटेंड कर दी उसकी ड्यूटी एक्सटेंड कर दी, इस बार करना नहीं करूंगी। गोलगप्पा बनाया तो बेच के आएंगे। अच्छा खुद ही मालूम था। और क्या बना के अपना को दिखाए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। बताओ किसी भी पार्टनर के आने से क्या परिणाम होते हैं और जाने से क्या परिणाम होते हैं, बताओ भाई। हम आओ तो तुम्हारा स्वागत, जाओ तो निकलो। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। अब एक बात बताओ, अगर आपने किसी पार्टनर को लाना है, एडमिशन कराना है, तो आपको मेजॉरिटी डिसीजन चाहिए या यूनानिमस डिसीजन? यूनानिमस। सबकी कंसेंट चाहिए। मान लो रोहित और गौरव की एक फर्म थी, रोहित और गौरव की एक फर्म थी, ठीक है। मुस्कान बोले कि मुझे भी पार्टनर बनाना है, गौरव ने कहा कि ठीक है आजा, लेकिन देख वो ऐसे ही कह रहा है क्या गौरव के हाँ करने से मुस्कान पार्टनर बन जाएगी? उसके पास आलू नहीं खरीद लेने से निकल पड़ेगा। हाँ तभी तो उसने मना कर दिया, है ना। गौरव तो चाहता था मुस्कान पार्टनर बन जाए, ये साइलेंट पार्टनर है। साइलेंट पार्टनर मैं पता नहीं अब देखना मैथ में इसके क्या हो जाएगा, बोलेगा ही बोलेगा, रुकेगा ही। ऐसा क्यों है? साइलेंट नहीं तो उसने क्यों बोला? ऐसा क्यों है? वाले सर पर सता रही। अच्छा कुछ जानते हैं। दोस्ताना पार्ट दो। चलो ऐसे मत बोलो मैम, सही लग गई।
तो मैंने कब कहा बिगड़ा हुआ है, दोस्ताना के नाम से सुन के कह रहे हो। चलो, गौरव चाहता था कि मुस्कान पार्टनर बन जाए, लेकिन रोहित की इच्छा नहीं थी कि मुस्कान पार्टनर बने, तो यूनानिमस कंसेंट नहीं मिली। तो क्या मुस्कान एंटर हो पाएगी फॉर्म में? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद आता है अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म does not become liable for any act of the firm done before he becomes a partner। सिंपल सी बात, मुस्कान पार्टनर बन गई, मान लो रोहित को मना लिया, ठीक है, मुस्कान पार्टनर बनेगी 1 मई 2021 से। कब से बनेगी? 1 मई 2021 से। तो बताओ, इससे पहले के जो कांड रोहित और गौरव ने कर रखे हैं, उसके लिए मुस्कान लायबल होगी? मैं तो बात के लिए भी नहीं होंगी। क्यों? माइनर है। हाँ, अभी तो मना अरे इस टाइम पे सॉरी मैं अभी तो कह रही थी कि मैं मेजर बन चुकी हूँ, अभी कह रही हूँ बात के लिए। इनके सामने मैं जाऊंगी, इनके सामने तो माइनर ही हो ना। सामने से क्या हाइट से मेजर कर रही है कि माइनर मेजर? ये कोई मैं की हाइट करते मैम, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से माइनर मेजर नहीं बनते, है ना? बर्थ डेट से बनते हैं, ईयर से बनते हैं। चलो, तो 1 मई 2021 को अगर वो पार्टनर बन रही है, तो उससे पहले के कामों के लिए जो उन्होंने कांड कर रखे हैं रोहित और गौरव ने, उसके लिए मुस्कान लायबल होगी? नहीं होगी। 1 मई से जो ये कांड करेगी ना, उसके लिए लायबल होगी। ठीक है, चलो, ठीक है, सिंपल सी बात थी। हाँ जी, बस यही था। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एडमिशन के? यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर अनलेस ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कीड़ा है इस चीज का, नहीं मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास पहले वाले कांडों के लिए मैं भर दूंगी पैसे, कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे किसको बांटना है? ठीक है, मुस्कान क्या बोली कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम भी क्या याद रखोगे किसको पार्टनर बनाया, मैं तुम्हारे पहले के कांडों के लिए भी तुम्हारी लायबिलिटी चुका दूंगी। कर सकती है भाई, अगर उसका खुद का मन कर रहा है तो भले ही कर ले, है क्या नहीं? लेकिन अकॉर्डिंगली आपकी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर ये चाहे तो पिछली लायबिलिटी दे, तभी तो रोहित राजी हुआ था, है? किसी की इच्छा पे रोक नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, उसको अपनी इच्छा पूरी करने दो। जा मुस्कान, जी ले अपनी जिंदगी, मरते हमारी लाइफ, है ना? अच्छा चलो, the new firm including the new partner who joins it may agree to assume liability for the existing debt of the old firm. Creditor may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partner. Creditor consent is necessary in every case to make transaction operative. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो क्रेडिटर के साथ में पिछला एग्रीमेंट हुआ है, पिछला एग्रीमेंट था 2 पार्टनर्स के साथ वाला, है ना? अब नया एग्रीमेंट किसका बन गया है? 3 पार्टनर का। ठीक है, तो क्रेडिटर को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा कि अब हम 3 पार्टनर हो चुके हैं, तो क्रेडिटर भी उस पर रजामंदी दिखाएगा कि ठीक है, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। ठीक है, चलो, इसमें ना एक नोवेशन का कंसेप्ट आएगा, वो अभी यहाँ नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि नोवेशन का कंसेप्ट ना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, वहां पर पढ़ना है उसको ठीक से। नोवेशन का मतलब ये होता है वैसे कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया बनाना। ठीक है, इनोवेशन एंड न्यू फिलिप। चलो, चले आगे। अब आता है, देखो 31 में था एडमिशन, 31 में था एडमिशन, तो 32 में क्या होगा? रिटायरमेंट। ठीक है, कर दे रिटायर। तो पार्टनर में रिटायर किसकी कंसेंट से? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। बाकी के पार्टनर चाहे तो उनकी कंसेंट से रिटायर हो सकता है, या फिर आपने एग्रीमेंट में ही ऐसा लिखा था कि ये पार्टनर इस दिन रिटायर होगा, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी रिटायर हो सकता है।
और अगर आपकी पार्टनरशिप विल पे है, पार्टनरशिप तो चलती रहेगी, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता इतना, तो वो क्या करेगा, बाकी के पार्टनर्स को क्या दे देगा, एक नोटिस दे देगा कि मैं आपकी फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ। 3 केस हो गए। हाँ जी, चलो। A retiring partner may be discharged from any liability to third party for the acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and partner of the reconstituted firm, and such agreement may be applied by the course of dealing between the third party and reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। वो क्या कह रहा है कि देखो जिस दिन से रिटायर हुआ है, मान लो 1 मई को ही हुआ था, ठीक है, 1 मई को रिटायरमेंट हुई थी उसकी, तो उससे पिछले के जितने भी कांडों में ये अपना हिस्सेदारी निभा चुका है उसके लिए ये लायबल रहेगा। और मैंने अभी क्या बताया कि इसकी लायबिलिटी, मान लो रिटायर तो हुआ था 1 मई को, लेकिन इसने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो लायबिलिटी चलती ही रहेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 5 मई को हुआ है ना, तो उसके लिए भी ये लायबल रहेगा। इसने नोटिस दिया मान लो 10 मई को, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी कब खत्म होगी, 10 मई के बाद से। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ये लायबल रहेगा, यस ये लायबल रहेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना और एग्रीमेंट नहीं हुआ और फिर वो बोलता है कि बीच में ही मुझे छोड़ना है, तो हाँ वही यही तो है, एग्रीमेंट हो जाएगा। आप नोटिस दे दो, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दे दो कि मुझे रिटायर होना है, और वो मना करे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने डिजायर रखोगे, सामने वाला मना करेगा तो उसकी मानो, तो वो तो देखो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, या तो वो मान जाए या वो मान जाए, लेकिन आप नोटिस देके रिटायर हो सकते हो। तो मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर देगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो। अच्छा एक बात सुनना, एक थर्ड पार्टी थी, वो एक एबीसी एंड एसोसिएट के साथ डील कर रही थी। इसमें पार्टनर थे एबीसी, ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या पता था कि ए और बी ही पार्टनर है, थर्ड पार्टी को सी के बारे में नहीं पता था। अब हुआ क्या, सी रिटायर हो गया फर्म से। अब सी क्या हुआ, रिटायर हो गया फर्म से। अब अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, इसने अभी पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लेकिन रिटायर हो चुका है, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद ही इससे कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट के टाइम पे इसको नहीं पता था कि सी कोई पार्टनर था भी सही। जब उसको यही नहीं पता था कि सी कोई पार्टनर है, तो उसकी रिटायरमेंट को भी जान के क्या करेगा। तो बताओ उस केस में क्या सी की लायबिलिटी बनाओगे? नहीं बनाओगे। देखो अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे डील कर रही है जिसको यही नहीं पता था कि सी पार्टनर भी है, तो वो रिटायर हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सी की लायबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, चाहे उसने पब्लिक नोटिस ना दिया। बताओ बात समझ में आ गई? नॉर्मली क्या है कि जब तक पब्लिक नोटिस ना दो तब तक आप लायबल रहते हो। जैसे अभी 5 मई को ही हुआ था ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, 5 मई को ये थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस थर्ड पार्टी को सी के बारे में पता ही नहीं था कि ये पार्टनर भी है। जब पार्टनरशिप के बारे में ही नहीं पता था कि सी पार्टनर है, तो उसके रिटायरमेंट को जान के भी क्या करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम सी को लायबल नहीं ठहराएंगे। क्लियर है? चलो एक केस और आ जाता है, विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। इस केस में जो भी कुछ हुआ था, लेकिन इसका डिसीजन ये लिया गया कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो नोटिस देके वो रिटायर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टनर के जाने की वजह से हम अपनी पूरी फर्म को बंद कर दें। फर्म कंटिन्यू हो सकती है, यस कंटिन्यू हो सकती है। एक पार्टनर के चले जाने से कभी भी फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक एग्जांपल लेना चाहूंगी इसका। मान लो एक पार्टनर था हमारी फर्म में, ठीक है, एक फ्लोर पे हमारा बिजनेस चलता था, ठीक है,
उसी पे नीचे वाले फ्लोर पे ये बंदा रहता था, इसका खुद ने रेंट पे ले रखा था। अब बताओ अगर वो हमारी फर्म से रिश्तेदारी तोड़ना चाहता है तो क्या किराए के मकान से भी निकालना पड़ेगा उसको? एक राइट उसने अपना खत्म कर दिया कि मैं आपकी फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहता, पार्टनर के राइट खत्म कर दूंगी, तो क्या उससे टीनेंसी राइट भी खींच लेंगे हम? नहीं, ठीक है, तो टीनेंसी राइट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। तो मेयर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हु वाज टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच पार्टनरशिप बिजनेस वाज कैरिड आउट, जिस प्रीमाइसेस में आपका फर्म का बिजनेस भी चल रहा था प्लस वहां पर वो रह भी रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, वुड नॉट रिजल्ट इन असाइनमेंट ऑफ द टेनेंसी राइट इन फेवर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इवन दो द रिटायरिंग पार्टनर सीज टू हैव एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है उसके सारे राइट्स पार्टनर के खत्म हो रहे हैं, टेनेंसी राइट उससे आप नहीं छीनोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, लायबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर समझ आ गई आपको? यस कब तक लायबल है? पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस ना देते। लेकिन पब्लिक नोटिस से पहले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद लेकिन पब्लिक नोटिस देने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी क्या करती है, थर्ड पार्टी को उस रिटायरिंग पार्टनर के बारे में पता ही नहीं था, तो उसमें उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा जब वो रिटायर हो गया, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो भी हम उसकी लायबिलिटी नहीं गिनेंगे। ऐसे शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरे समझ नहीं आया कौन सा? पक्का सबको? हाँ, रोहित, मेरे को पूरी उम्मीद थी कि प्रवेशिका और रोहित को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रही थी उस टाइम इन दोनों की बातें चल रही थी। वो तो अब आए ना, ये कॉन्सेप्ट तो मैं रिवाइज करा रही थी जब मैं समझा रही थी कि बात कर रही थी। ये रिटायर वाला हाँ, मेरे को आ गया ये वाला केस। मैम ये इंटेलिजेंट है, मेरे को बता दो, आप छोड़ो इसको। एक यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 1 मई 2021 को क्या हुई थी? रिटायरमेंट, ठीक है। नोटिस दिया गया था कब? 10 मई। तो ये जो 10 दिन की लायबिलिटी है ये रहेगी रिटायरिंग पार्टनर की, कंटिन्यू लायबल रहेगा। तो इस बीच में अगर 5 मई 2021 को कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को लायबल रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी है उसको ये ही नहीं पता था कि जो रिटायर हो रहा है वो पहले से इस फर्म का पार्टनर था भी या नहीं था, मतलब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है उसकी पार्टनरशिप के बारे में, तो बताओ उसकी रिटायरमेंट के बारे में भी अगर नहीं पता होगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यानी कि अगर थर्ड पार्टी सी के बारे में जानती ही नहीं थी तो अब हम सी को 5 मई को लायबल नहीं ठहराएंगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है उसका। चले सेक्शन 33 3 है बना कुछ धक्के मारकर निकालना। 33 है, धक्के मारकर निकालना। 33 तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सामने वाले को धक्का मारा, सामने वाले को धक्के मार के चलो जैसे भी बना लो। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सामने वाले को बाहर निकाला। हो गया यार। तो सेक्शन 33 में क्या है? एक्सपल्शन। आपने पार्टनर को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो बताओ ऐसे ही धक्के मार के बाहर निकाल सकते हो किसी को भी? मान लो कोई लड़ाई हो जाए दो पार्टनर के बीच में, तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वैलिड है? नहीं है। वैलिड है? नहीं है। तो पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर save in exercise in good faith of power conferred by contract between the partners। यानी कि सुनना जरा मेरी बात, आप किसी को धक्के मार के निकाल कब सकते हो? जब आपने एग्रीमेंट में ये चीज लिखी है कि अगर कोई पार्टनर कोई गलती करता है तो हम उसको धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इसके लिए रेडी होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि दो पार्टनर की लड़ाई उसने उसको धक्के मार के निकाल दिया, बाकी कह रहे भाई उसकी गलती क्या थी भाई उसकी गलती क्या थी जो तो उसको बाहर निकाला है, ठीक है। तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होने चाहिए?
रेडी होने चाहिए और इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। ठीक है, ये मतलब आपने सही तरीके से किया है, पार्टनरशिप फर्म के फेवर में किया है, क्योंकि वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को नुकसान से बचाने के लिए मैंने उस पार्टनर को बाहर निकाला, यानी कि गुड फेथ में काम किया आपने। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक्सपेल्शन के लिए जरूरी हैं। ये एलिमेंट्स होंगे तभी आपका एक्सपेल्शन हो सकता है। क्या क्या है एलिमेंट्स? मेजॉरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला मेजॉरिटी, सेकंड उसकी गलती, गलती, एग्रीमेंट, दूसरा हो गया आपका एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, तीसरा आपका गुड फेथ लिख लो इसको। ठीक है, गुड फेथ, गुड फेथ में होना चाहिए, मींस फर्म के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही किसी को बाहर मत निकाल देना। चलो, एग्रीमेंट में लिखा होगा इस तारीख को मैं इसको यहाँ से तक के मार्क निकालूंगा। इफ ऑल दीज कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, अगर ये तीनों एलिमेंट नहीं होंगे तो आपका एक्सपल्शन जो है इज नॉट डीम्ड टू बी बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के फेवर में नहीं होगा अगर ये 3 एलिमेंट नहीं होंगे तो। ठीक है, अच्छा, एक्सपल्शन जो है उसको आप कैसे करोगे? ऐसे ही नहीं किसी को बाहर निकाल देंगे। एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म के फेवर में होना चाहिए। दूसरा, पार्टनर जिसको आप निकाल रहे हो उसको नोटिस देके निकालोगे। नोटिस देने का मतलब मैं आपको निकालने का नोटिस दे रहा हूँ, मतलब हम सामने वाले को ये अधिकार दे रहे हैं कि अपने बारे में अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। सुनवाई का अधिकार देना, राइट टू बी हर्ड का अधिकार देना, कि उसको हम बोलने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हम जब से पार्टनरशिप में लड़ाई चल रही है, आती क्यों है पार्टनरशिप में? लड़ाई चल रही है, चलो, तो ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मींस 3 चीजें, एक तो पार्टनरशिप फर्म के फेवर में होना चाहिए, दूसरा उसको नोटिस दोगे, और तीसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। ठीक है, ये है टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग 3 थिंग्स। 3 चीजों ने क्या होगी? मेजॉरिटी, एग्रीमेंट और गुड फेथ, और गुड फेथ को चेक करने के आगे 3 एलिमेंट हो गए। क्या क्या? टू बी हर्ड, सबसे पहला फेवर में होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, नोटिस, उसके बाद आप नोटिस दोगे, उसके बाद आप क्या दोगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैम पब्लिक नोटिस होगा ना? पब्लिक नोटिस नहीं, शो कॉज नोटिस होता है ये। पब्लिक नोटिस तो जनता को बताने के लिए होता है, ये हम उसको पर्टिकुलर एक्सपल्शन वाले पार्टनर को दे रहे हैं। क्या? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस क्या होता है? ये अभी इंटर में आएगा आपका, SCM। शो कॉज नोटिस क्या होता है? शो मतलब दिखाओ, कॉज मींस कारण, ऐसा नोटिस। मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, आप मुझे इसका कारण बताओ कि मैं आपको बाहर क्यों ना निकालूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, SCN का मतलब शो कॉज नोटिस, मैं आपको फर्म से बाहर क्यों ना निकालूं, इसका मुझे आप कारण दीजिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, क्या एक पार्टनर को निकाल देने से फर्म बंद हो जाएगी? और अगर आपने इनवैलिड एक्सपेल्शन किया, मींस इन तीनों एलिमेंट्स में से नहीं था कोई, और फिर भी आपने निकाल दिया, एग्रीमेंट में नहीं लिखा था फिर भी निकाल दिया, तो इनवैलिड एक्सपेल्शन होगा ये। तो इनवैलिड एक्सपेल्शन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप even if the partnership is at will and it will be deemed to be continue as before। अगर आपने invalid expulsion भी किया ना तो उसकी चीजें अलग आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, उससे आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होगी, चलती ही रहेगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आ रहा है। ABC पार्टनर थे, वो बिजनेस चला रहे थे सक्सेसफुली फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। सपोज ऑफ A and B fought in ladies club on their personal issue and A's wife was hurt badly। A और B में ना लड़ाई हो गई। Spouses of A and B, दोनों की पत्नियां A, B, C 3 पार्टनर थे, बहुत टाइम से बिजनेस चला रहे थे। किसी मतलब एक पार्टी रखी उन्होंने, सारे पार्टनर आओ, अपनी फैमिली को भी लेके आओ। ठीक है, अब A और B की दोनों की वाइफ्स में क्या हो गई? लड़ाई हो गई, और A की बीवी को लग गई बहुत बुरी तरीके से चोट। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? नाराज हो गया A। ठीक है, A got angry on the incident and he convinced C to expel B from their partnership firm।
ए को गुस्सा आ गया कि बी की बीवी ने मेरी बीवी को कैसे मारा, ठीक है, ठीक है। अब ए ने क्या कहा, सी को कहा कि तू बी को ना फर्म से बाहर निकाल दे। एक भी कहते रहना इसको निकाल बाहर। अब बी जो है वो बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम द पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी, बिना नोटिस के बाहर निकाल दिया आपने उसको, बताओ वैलिड है? ऐसे नहीं हो सकता। तो कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट वेदर दे कैन एक्सपेल अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? एक्सपल्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बीच में। कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट में ये बात लिखी होनी चाहिए कि अगर पार्टनर कुछ गलत करता है तो हम उसको निकालने का राइट रखते हैं, ऐसी बात लिखी होनी चाहिए। दूसरा मेजॉरिटी होनी चाहिए, तीसरा गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन ऑल दीज कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, तो एक्सप्रेशन क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ गुड फेथ आपकी 3 कंडीशन थी, वो क्या क्या थी, आप नोटिस दोगे, पहला क्या था, इंटरेस्ट के फेवर में होनी चाहिए पार्टनरशिप फर्म के, नोटिस दोगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दोगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ पार्टनर बी इज नॉट वैलिड, ठीक है, हाँ जी। यस मैम। और इसमें एक चीज और बताई, सेक्शन 32 के सब सेक्शन 2, 3, 4 में देखो, रिटायरिंग पार्टनर वाला सेक्शन निकालो, इसका सब सेक्शन 2, 3, 4 देखो। 2 में क्या था कि वो लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए, 3 में क्या था, जब तक नोटिस नहीं देता तब तक, हाँ जी। और 4 में क्या था, नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 में बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। नोटिस कोई भी दे सकता है, या तो रिटायरिंग पार्टनर खुद या रिटायरिंग पार्टनर किसी और पार्टनर को कहता है कि मेरे लिए नोटिस दे दे कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो बाकी के पार्टनर भी दे सकते हैं। तो ये तीनों प्रोविजन जैसे रिटायरिंग पार्टनर पे लग रहे हैं वैसे ही किस पे लग जाएंगे, एक्सपल्शन वाले पार्टनर पे भी लग जाएंगे, ये मानते हुए कि वो रिटायर्ड पार्टनर ही है। देखो कोई खुद जा रहा है निकल के या किसी को धक्के मार के निकाला जा रहा है, की बात है ना, मतलब कुछ तो सेम बात है ना, एक थोड़ी इज्जत से जाए और एक बेइज्जती से जाए, है तो मतलब कॉमन क्या है, वो जा रहा है ना, तो इसलिए उसके प्रोविजन उस पर भी एप्लीकेबल हो जाए। बीवी वाला अच्छा था ना एग्जांपल, है ना, तोड़फोड़ हो गई थी, इसमें मैंने लोग नहीं डाले क्योंकि बीवियां नहीं है ना किसी की यहाँ पे। वो एक है प्रीति और एक है भावना। अच्छा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सामने वाले ने मारा नहीं करना। ठीक है, चलो अब आता है सेक्शन 34। हाँ प्रवेशिका कल ना प्रीति और भावना पीछे बैठे थे, प्रीति ने भावना निकाल के थप्पड़ मार दिया, भावना ने उसे तड़ाया। क्यों लड़ती है इतना, पता नहीं, मन में है। दिखाने के लिए इतना लड़ती है कि एक दिन आती है एक दिन छोड़ मैम देती ये है। महाभारत से बड़ा पाठ बनाना चाहती है। चप्पलों से बताओ, मैम ऐसे ही होता है। नोट्स पे भी लड़ती दूसरे की माल घीस देती ये आप भी सब कुछ कर देते हैं लड़ाई में। मुस्कान क्या हुआ, कह रही मैम करा दो, मुस्कान सोच रही खत्म होए और मैं सो जाऊं, ऐसा ही सोच रही है, सोने वाले पर खत्म होने का भी। चलो सेक्शन 34, सेक्शन 34 इज फॉर इंसॉल्वेंसी, क्या होती है इंसॉल्वेंसी, दिवाली। जो आगे निकल जाए मतलब हाथ खड़े कर देना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, भाग जाओ जिसको लेने थे, ऐसा ही होता है। तो क्या आप ऐसे ही किसी को हाथ खड़े कर दो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो मान जाएगा? जैसे दोस्तों से बोलो उधार देना, मतलब मेरे को खुद उधार चाहिए। आपको कोर्ट से क्या लेना पड़ता है, एडजुडिकेशन लेटर, क्या लेना पड़ता है? अगर आपको कोर्ट एडजुडिकेट कर दे एज एन इंसॉल्वेंट, तभी आप लीगली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हैं, तभी आपकी लायबिलिटी खत्म होती है। मींस कोर्ट आपको एडजुडिकेट अगर कर दे एज एन इंसॉल्वेंट, तभी आप एडजुडिकेट और इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब मुझे बताओ इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या रहेंगे, इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या क्या होगा? हम कम लोग चले जाएंगे। लॉस में चल जाएगी, लॉस में थी तभी तो इंसॉल्वेंट हुए। पर्सनल वो
पर्सनली जो भी है। अच्छा एक बात बताओ, कोर्ट ने जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एडजुडिकेट कर दिया, उसके बाद क्या आपकी कोई लायबिलिटी रहेगी? नहीं। तो एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आएगा एडजुडिकेशन का, उस डेट के बाद से आपकी एस्टेट जो है वो लायबल नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल। अच्छा देखो, आप जब फर्म की लायबिलिटी नहीं पे कर रहे हो तो फर्म क्या आपकी लायबिलिटी पे करेगी? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है फर्म के लिए, तो फर्म के पास भी पैसे नहीं है तुम्हारे कामों के लिए, ठीक है। तो एडजुडिकेशन डेट से पार्टनर जो भी काम करता है उसके लिए फर्म लायबल नहीं रहेगी। पढ़ लो, फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। ध्यान रखना, ये डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, ये जिस दिन आया उस दिन से ना तो फर्म इंसॉल्वेंट पार्टनर की लायबिलिटी उठाएगी, ना ही इंसॉल्वेंट पार्टनर फर्म की लायबिलिटी पे करेगा, ठीक है। Ordinarily but not invariably, the insolvency of a partner result in dissolution of a firm, but the partners are competent to agree among themselves that the adjudication of a partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या पूरी फर्म को बंद कर दिया जाए? हो सकता है बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मान लो थर्ड पार्टी को जो लायबिलिटी पे ऑफ करनी थी उसमें सी का भी हिस्सा था, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए और बी मान लो एग्री कर जाते हैं कि सी का हिस्सा हम आधा आधा बांट लेते हैं, है ना। सी ने जो पैसे देने थे उसकी लायबिलिटी हम उठा लेते हैं, हम आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन हम फर्म को बंद नहीं होने देंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, ऐसा कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या उसको आप पार्टनर बना के चलोगे? अभी भी क्या करेगा पार्टनर बनके, जब लायबिलिटी ही पे ऑफ नहीं कर सकता। He will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made। जिस दिन डेट ऑर्डर आ गया ना एडजुडिकेशन का, उसी दिन से हम उसको पार्टनरशिप फर्म से भेज देंगे, बाहर हो जाएगा। पैसे कुछ नहीं रहेगा ना, उसको तो बराबर कुछ बिक जाएगा। हाँ, तभी तो वो क्रेडिटर्स को हम कहते हैं ना, तुम क्वेश्चन करते थे कि 40% पैसा ही रियलाइज हुआ उसके एस्टेट से, 30% ही रियलाइज हुआ, कुछ नहीं रहेगा, घूमता फिरेगा ऐसे ही। तभी तो कह रहे हैं कि ना वो लायबिलिटी वो पे करेगा ना उसकी लायबिलिटी वो पे करेगा, ठीक है। आगे समझ, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, क्या हुआ? सेक्शन 35 बेटा आज तो खत्म करना है ना। सेक्शन 35 लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। अब कोई पार्टनर अगर मर गया है तो उसकी लायबिलिटी कौन चुकाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब वो क्या अपनी जेब से चुकाएगा? डिसीज पार्टनर की संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, ठीक है। डिसीज पार्टनर, मैं हमेशा कह रही हूं 2 मिनट का मौन रख दो। एक्स वाज अ पार्टनर इन अ फर्म, फर्म ने ऑर्डर गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम। अब सुनना जरा बात, जब तक वो जिंदा था उस टाइम के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी लायबिलिटी रहती है ना डिसीज पार्टनर की, तो वो कौन पे करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब एक्स एक पार्टनर था तो फर्म ने ना कुछ गुड्स ऑर्डर किए थे जिस टाइम तक एक्स जिंदा था, लेकिन गुड्स डिलीवर कब हुए? जब वो मर गया। तो बताओ क्या लायबिलिटी रहेगी उसकी? सुनना, नहीं रहेगी। But the delivery of the goods was made after X death. In such a case, X estate would not be liable for the debt. A creditor can have only a personal decree against the surviving partner and a decree against the partnership asset in the hand of those partner. A suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. आप उस गुड्स के पैसे डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मांग नहीं सकते। उसी के टाइम में डिलीवर हो जाता तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल था, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? तो जो डेट उसके जिंदा होने के टाइम पे थे ना, वो डेट की ही भरपाई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, उसके बाद के डेट के लिए लायबल नहीं रहेगा। अब आता है सेक्शन 36 36
राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन। फैन तो चलाओ, ऐसी बंद हो चुका है, हो जाएगा बंद। वापिस आना है। काशी मैम कहती हूँ। अब छोटे छोटे रह गए, बस खत्म ही होने वाले हैं। ऐसी शक्ल बना के मत देखो मुझे। मैम 3 ही तो बचे हैं। हाँ, अरे कई बच्चे ऐसे बेचारे बैठे, मैम छोड़ दो, ऐसे बंदी बन के बैठे हैं वो, मुस्कान जैसे। इसको कुरकुरे हमको चाहिए। पढ़ाएंगे, मजाक नहीं करोगे। मैं इसको कुरकुरे ला दे, थैंक यू मैम। इसको कुरकुरे चाहिए। किसको? मुस्कान को एनर्जी नहीं आ रही इसके अंदर अभी। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। कॉम्पिटिंग बिजनेस क्या होता है? कंपटीशन वाला सेम बिजनेस। सेम बिजनेस जो करते तो बताओ, जो पार्टनर जा रहा है फर्म से, क्या वो सेम बिजनेस चला सकता है फर्म जैसा? क्यों? क्योंकि जिंदगी भर का ठप्पा लगा दिया था पार्टनर के ऊपर कि जो काम हम कर रहे हैं वो तू नहीं कर सकता। अब वो छोड़ के जा रहा है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं पर उसके नाम से नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सही जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं? फर्म के नाम को यूज नहीं कर पाएगा, फर्म के बिहाफ पे बिल नहीं कटवाएगा, है ना? क्योंकि अब वो अलग हो चुका है। तो अपनी पर्सनल कुछ भी, आपने वही दुकान हलवाई की खोल ली अगर, और हलवाई का काम भी फर्म का था, तो क्या आप हलवाई नहीं बन सकते दोबारा? कर सकते, ठीक है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, फर्म का नेम यूज नहीं कर सकते। अपने आप को ऐसा नहीं बता सकते कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। भैया आप पार्टनर नहीं हो आप, क्योंकि देखो उस फर्म की रेपुटेशन अभी भी बनी हुई है। लेकिन मैंने क्या किया, उस फर्म से अलग हो गया और अपना एक सेपरेट बिजनेस खोल लिया सेम। तो आप ये कहोगे कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ ताकि काम तुम्हारे पास आ जाए? नहीं, आप उसको उस फर्म का पार्टनर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पार्टनर था मैं। हाँ, वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। टीचर्स करते हैं। Solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। तो जो कस्टमर फर्म के थे उनको आप नहीं बुला सकते। ऐसे होता यही है जब भी अगर प्रैक्टिकल। उसका नाम बन जाए तो सोलिसिट करना मीन्स जैसे पटाना, कस्टमर पटाना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट द कस्टमर हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज्ड टू बी अ पार्टनर। जब वो पार्टनर था उस टाइम में जो डील करते थे उनको आप सोलिसिट नहीं कर सकते हो। लेकिन नीचे देखना वही लाइन दोबारा आ रही है जो गुडविल में आई थी। क्या? A partner may make an agreement with his partner that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of firm within a specified period or within the specified local limit। लेकिन restriction आपकी कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। देखो पार्टनर एग्रीमेंट भी कर सकता है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म ना पहले ही एग्रीमेंट में साइन करवाती है कि जब आप पार्टनरशिप फर्म को छोड़ोगे तो आप हमारे जैसा बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर नहीं चला सकते, उसके बाद चला लो, ठीक है। या तो आपने ये लिमिट लगाई, या फिर जहाँ पे हमारी फर्म का बिजनेस है वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर आप अपना बिजनेस सेम वाला नहीं चला सकते। और अगर पार्टनर ने उस पर साइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर नहीं करेगा, ठीक है। हर चीज एग्रीमेंट में होती है, कितना ही बड़ा एग्रीमेंट होता होगा। बहुत बड़ा होता है, कई पेजेस का होता है। स्टैम्प पेपर देखे हैं? स्टैम्प पेपर उनके ऊपर बनते हैं ये एग्रीमेंट, ठीक है। चलो आगे समझ। ऐसा ही गुडविल पे एप्लीकेबल हो रहा था कि आप विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट और विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड सेम नाम से नहीं कर सकते। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सबसीक्वेंट प्रॉफिट। सबसीक्वेंट प्रॉफिट का मतलब बाद के प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म कमा रही है क्या उसमें भी आपकी हिस्सेदारी रहेगी? नहीं। एक केस लेती हूँ फिर तुम बताना। एक पार्टनर था जो फर्म छोड़ के जा रहा था, ठीक है। अब जब हम फर्म छोड़ के जाते हैं तो वहां से अपना हिस्सा लेके जाते हैं ना, है कि नहीं? जितना मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा था मुझे दो, उसके पैसे दो। कहने का मतलब जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उस रिटायरिंग पार्टनर के जाने वाले पार्टनर के आउटगोइंग पार्टनर के हिस्से को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, उसके हिस्से को खरीदना मीन्स उन्होंने हिस्सा खरीदा और उसके बदले में आउटगोइंग पार्टनर को क्या दे दी? पेमेंट दे दी।
तो यानी कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो वो फर्म से अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके जाता है, जितना उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता था वो लेके जाता है। अब जब वो गया ना तो इन्होंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं की, जो रिमेनिंग पार्टनर थे इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, ना तो उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया ना उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया। अब बताओ 6 महीने बाद क्या वो उठ के आ सकता है कि मुझे इस फर्म ने ना तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था ना प्रॉफिट का हिस्सा दिया था? क्यों? मैं 6 महीने नहीं लेती, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद हो सकता है लेकिन 6 महीने बाद नहीं हो सकता। 1 महीने बाद नहीं आ सकता, क्यों? अच्छा उसी टाइम मांग सकता है, मांग सकता है। अगर नहीं मांगा तो बाद में मांग सकता है, उनके अगर आपस में सेटलमेंट है तो राइट है उसका। मांग सकता है। उसका राइट है अपना हिस्सा लेना, कभी भी अधिकार है उसका, यस। और अगर फर्म ने उस टाइम नहीं दिया तो उसके पास हिस्सा लेने का भी अधिकार है, प्लस जितना पैसा बनता था उसके ऊपर ब्याज भी लेगा वो। ठीक है, आगे बात समझ? लेकिन मैं मान लो उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, बाद में ले लिया तो नॉर्मली जो प्रैक्टिकली होता है वो यही होता है कि सेटलमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेटलमेंट कर देते हैं। अगर मान लो उसका मतलब उसको कुछ मांग लेगी, उसको छोड़ के चला गया तो वो मांग सकता है, उसका राइट है, वो कभी भी मांग सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले ही उसको दे दो उसका हिस्सा, है ना, बाद में ब्याज देने की जरूरत। तो ए बी सी 3 पार्टनर थे इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी। ए के पास हिस्सा था 3/8 ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब ए बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, और बी और सी ने कंटिन्यू किया बिजनेस विदाउट पेइंग ए शेयर। ए का शेयर दिए बिना ही उन्होंने अपने बिजनेस को चलाए रखा। अब क्या हुआ, ए एस्टेट इज एंटाइटल्ड टू 3/8 ऑफ द प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज bankruptcy until the final liquidation of partnership affair। यानी कि जब तक आप उसका सेटलमेंट नहीं करते तब तक वो हिस्सेदारी अपनी रखेगा। ठीक है, जब तक कि आप अपना वो पूरा लिक्विडेशन नहीं कर देते। लिक्विडेशन का मतलब वो सारी कैलकुलेशन करके उसको इसका हिस्सा जब तक नहीं दे देते। ठीक है, अब ए बी सी 3 पार्टनर थे। सी रिटायर हो गया, अपना शेयर बाकी के पार्टनर्स को बेच गया, लेकिन बाकी के पार्टनर्स ने उसको पेमेंट नहीं दी। तो वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म वुड बी प्योर डेट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही सीज्ड टू बी अ पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज। सी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम विद इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6% पर annum। ये लाइन आपकी लिखी हुई है पैराग्राफ में। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, provided that whereby contract between partner an option is given to the surviving partner to purchase the interest of deceased or outgoing partner, और ऑप्शन को ड्यूली एक्सरसाइज कर लिया जाता है तो एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट is not entitled to any further or other share of profit, but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respect comply with the terms, he is liable to account under the following provision of this section। कहने का मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर था उसने कहा था कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप मेरा हिस्सा खरीद लो। एक ही बात है ना, मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मेरा जो पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर था उसको आप ही खरीद लो। मैंने आपको ऑप्शन दिया, अगर उस ऑप्शन को बाकी के पार्टनर एक्सरसाइज कर लेते हैं, मान लेते हैं उसकी बात को, तो बताओ अब क्या होगा? अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया था तो पेमेंट ड्यू हो गई ना, और फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हो उसको, तो वो मान सकता है अपना हिस्सा? मान सकता है ना। लेकिन अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया गया था, उसके हिस्से को नहीं खरीदा गया था, उस केस में कहने का मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर है वो तो सिर्फ अपना हिस्सा लेकर ही जाएगा और उसके ऊपर ब्याज भी 6% पर एनम की लेकर जाएगा। ठीक है, अगर देखो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया जाता है कि वो बाकी के पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा अगर खरीद लेते हैं तो आउटगोइंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब तो देखो खरीद के पेमेंट कर दी ना, उसके बाद क्या सब्सिक्वेंट प्रॉफिट लेने आएगा वो? अब तो आप चले गए, अपना हिस्सा भी ले गए, अब क्या चाहिए आपको फर्म से, है कि नहीं? तो ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ तो उनको आगे भी पेमेंट देनी पड़ेगी अगर उन्होंने अभी नहीं दिया तो। सिंपल कंसेप्ट इज जाएगा यस। ठीक है, अब आता है छोटा सा सेक्शन 38 रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म।
गारंटी क्या होती है? एक एश्योर करना मींस हमारी फर्म ने किसी से लोन ले रखा था या हमारी फर्म ने किसी को लोन दे रखा था, हमारी फर्म ने किसी को लोन दे रखा था और मैंने उसको गारंटी प्रोवाइड कर रखी थी फर्म को। मैंने फर्म को कहा था कि तू इस फलाने बंदे को लोन दे दे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर ये रीपे नहीं करेगा तो मैं रीपे करूंगा। तो अगर आपकी फर्म में कोई चेंज होता है, मैंने किसके साथ एग्रीमेंट किया था गारंटी का? पार्टनरशिप फर्म के साथ। पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट देख के ही तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना। मेरी बात सुनना, ABC 3 पार्टनर थे, मैंने उन तीनों के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको गारंटी प्रोवाइड करता हूँ कि आप इस पर्सन को लोन दे दो, ठीक है। मेरे साथ उसका गारंटी एग्रीमेंट बन गया। अब अगर फर्म में कोई चेंज होता है, 3 की जगह 2 पार्टनर रह गए, एग्रीमेंट चेंज, तो मेरा जो गारंटी वाला एग्रीमेंट बना उसको भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ये है इसका मतलब। रिवोकेशन होता है वापस लेना, रिवोक करना होता है वापस लेना। तो आपकी जो गारंटी है वो एक तरीके से वापस हो जाएगी। अगर आपको दोबारा गारंटी देनी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना पड़ेगा। हो गया मैम? मैं भी एक बार इसको फिर से रिपीट करना। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फर्म को गारंटी दी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मैंने गारंटी एग्रीमेंट बनाया था, तो अगर आपकी फर्म में कोई चेंज होता है, पहले 3 पार्टनर के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था, अब आपके 2 पार्टनर रह गए हैं, तो मेरा जो पिछले वाला एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। अब आपको नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर ओवर, समझ आ गया सबको? यस मैम। सब कुछ? यस मैम। टेस्ट में दे दूं? नो मैम। मैम